गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारा जो लेसन चल रहा है रोम साम्राज्य का इतिहास उसका पॉइंट कर रहे हैं। साम्राज्य का आरंभिक काल। रोमन साम्राज्य को मोटे तौर पर दो चरणों में बांटा गया है, जिसे पूर्ववर्ती और परवर्ती चरण कहा गया है। इन दोनों के बीच तीसरी शताब्दी का समय आता है, जो उन्हें दो ऐतिहासिक भागों में विभाजित करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक की संपूर्ण अवधि को पूर्ववर्ती साम्राज्य, जो तीसरी शताब्दी का पहले का भाग है, उसे तो पूर्व का मतलब पहले नाम से ही पता चलता है, तो उसे तो पूर्ववर्ती साम्राज्य कहते हैं। और बाद का जो भाग है उसको परवर्ती साम्राज्य कहते हैं। दो महाशक्तियों तथा उनसे संबंधित साम्राज्यों में एक बड़ा अंतर ये था कि रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से ईरान की तुलना में कहीं अधिक विविधतापूर्ण था। इस अवधि के दौरान पार्थियाई तथा बाद में ससानी राजवंशों ने ईरान पर शासन किया। जिन लोगों पर शासन हुआ उनमें अधिकतर ईरानी थे। इसके विपरीत रोमन साम्राज्य ऐसे क्षेत्रों तथा संस्कृतियों का एक मिला जुला रूप था जो किसी मुख्यतः सरकार की एक साझी प्रणाली द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। साम्राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन प्रशासन के प्रयोजन हेतु लातीनी, प्रशासन के प्रयोजन का मतलब है कि जो प्रशासनिक कार्य होते थे वो सिर्फ लातीनी और यूनानी भाषा में ही होते थे। पूर्वी भाग के उत्तर वर्ग यूनानी भाषा और पश्चिमी भाग के लोग लातीनी भाषा, यानी कि जो पूर्वी भाग के लोग थे वो यूनानी भाषा का प्रयोग करते थे और पश्चिमी भाग के जो लोग थे वो लातीनी भाषा बोलते थे और लिखते थे। और इन दोनों भाषाओं के बीच की सीमा रेखा भूमध्य सागर को चीरती हुई उस पार अफ्रीका प्रांत त्रिपोलितानिया और सायरेना का, त्रिपोलितानिया जो लातीनी भाषा था और सायरेनाइका था यूनानी भाषा के बीच से जाती थी। जो लोग साम्राज्य में रहते थे वे सभी एकमात्र शासक यानी एक ही सम्राट की प्रजा थे। चाहे वे कहीं भी रहते हों, कोई भी भाषा बोलते हों, उनका सम्राट एक ही होता था। प्रथम सम्राट था ऑगस्टस, और ऑगस्टस ने 27 ईस्वी पूर्व में जो राज्य स्थापित किया उसे प्रिंसपेट कहा गया। प्रथम सम्राट था ऑगस्टस, उसने जो राज्य स्थापित किया 27 ईस्वी पूर्व उसको प्रिंसपेट कहा गया। यद्यपि ऑगस्टस एक छत्र शासक और सत्ता का वास्तविक स्रोत था, तथापि इस कल्पना को जीवित रखा गया कि वह केवल एक प्रमुख नागरिक था, निरंकुश शासक नहीं था। ऐसा सेनेट को सम्मान प्रदान करने के लिए किया गया था। सेनेट एक ऐसी संस्था थी जिससे उन दिनों में जब रोम एक रिपब्लिक यानी गणतंत्र था, पहले तो इन्होंने राजतंत्र दिखाया कि भाई रोम क्या था, राजतंत्र था, लेकिन बाद में वो क्या बन गया था, गणतंत्र कंट्री बन गया था। सत्ता पर अपना नियंत्रण था। रोम में सेनेट नामक संस्था का अस्तित्व कई शताब्दियों तक रहा। ये एक ऐसी संस्था थी जिसमें कुलीन और अभिजात वर्ग यानी कि मुख्यतः रोम के धनी परिवारों का प्रतिनिधित्व था, लेकिन आगे चलकर इसमें इतावली मूल के जमींदारों को भी शामिल कर लिया गया। रोम के इतिहास की अधिकांश पुस्तकें जो आज यूनानी और लातीनी में ज्यादातर लिखी मिलती हैं, इन्हीं लोगों द्वारा लिखी गई थी। इन पुस्तकों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सम्राट की परख इस बात से की जाती है कि वे सेनेट के प्रति किस तरह का व्यवहार रखते हैं। सबसे बुरे सम्राट वे माने जाते थे जो सेनेट के प्रति, सदस्यों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते थे और उनको शक की नज़र से देखते थे या फिर उनके साथ क्रूरता व हिंसा करते थे। कई सेनेटर गणतंत्र युग में लौटने के लिए तरसते थे, किंतु अधिकतर सेनेटरों को यह एहसास जरूर हो गया था कि यह असंभव है। सम्राट और सेनेट के बाद साम्राज्यिक शासन की एक प्रमुख संस्था सेना थी। फारस के साम्राज्य में तो बलात् भर्ती वाली सेना थी, लेकिन रोम की सेना एक व्यावसायिक सेना थी जिसमें प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था। बलात् भर्ती वाली सेना देखो साइड में बताया गया है कि वो सेना होती थी जिसमें कुछ वर्गों या समूह के जो वयस्क पुरुष होते थे, जब 18 साल या उससे ऊपर हो जाते हैं तो उनको जरूरी था कि कुछ साल तक उनको सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। उसको बोलते हैं बलात् भर्ती वाली सेना। और वैतनिक सेना बोलते हैं बेटा जो वेतन लेते थे, वो तो बिना बलात् भर्ती वाली सेना तो बिना इच्छा के इसमें शामिल की जाती थी, लेकिन जो सैनिक वेतन जो वैतनिक सैनिक होते थे वो अपनी इच्छा से सेना में
भर्ती होते थे और न्यूनतम 25 वर्ष तक उनको सेवा करनी पड़ती थी। एक वेतनभोगी सेना का होना निस्संदेह रोमन साम्राज्य की अपनी एक खास विशेषता थी। सेना साम्राज्य में सबसे बड़ा एकल संगठित निकाय थी, जिसमें चौथी शताब्दी तक 6 लाख सैनिक थे और उसके पास निश्चित रूप से सम्राटों का भाग्य निर्धारित करने की शक्ति थी। सैनिक बेहतर चीन और सेवा शर्तों के लिए लगातार आंदोलन करते रहते थे। यदि सैनिक अपने सेनापतियों और यहाँ तक कि सम्राट द्वारा निराश महसूस करते थे, तो आंदोलन प्राय सैनिक विद्रोह का रूप ले लेते थे। यह भी ध्यान रहे कि रोम सेना की जो तस्वीर हमारे सामने पेश की गई है, वह उन इतिहासकारों द्वारा तैयार की गई है जो सेनेट के प्रति सहानुभूति रखते थे। सेनेट सेना से घृणा करती थी और उससे डरती थी, क्योंकि वह प्राय अप्रत्याशित हिंसा का स्रोत थी, विशेष रूप से तीसरी शताब्दी की तनावपूर्ण परिस्थितियों में, जब सरकार को अपने बढ़ते हुए सैन्य खर्चों को पूरा करने के लिए भारी कर लगाने पड़ते थे। संक्षेप में, सम्राट अभिजात वर्ग और सेना साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में 3 मुख्य खिलाड़ी थे। अलग अलग सम्राटों की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि वे सेना पर कितना नियंत्रण रख पाते हैं, और जब सेनाएं विभाजित हो जाती थी तो इसका परिणाम सामान्यतः गृह युद्ध होता था, क्योंकि जब सेना 2 भागों में बढ़ जाती थी तो राज्य की जो ताकत होती है किसी देश की, वो सेना ही होती है। अगर सेना ही बट गई तो गृह युद्ध हो जाएगा, आपस में ही लड़ेंगे वो। एक ऐसे वर्ष को छोड़कर जब एक के बाद एक कुल मिलाकर 4 सम्राट गद्दी पर बैठे, पहली 2 शताब्दियों में कोई गृह युद्ध नहीं हुआ। अपेक्षाकृत शांति बनी रही। सिंहासन यथासंभव पारिवारिक वंश क्रम पर आधारित था। पिता का राज्य पुत्र को मिलता था, चाहे ये नैसर्गिक हो अथवा ग्रहण किया गया। नैसर्गिक होता है कि अपना खुद का पुत्र हो या गोद लिया हुआ, उत्तराधिकारी दत्तक, और सेना भी इस सिद्धांत को पूरी तरह से मानती थी। उदाहरण टेबेरियस, जो सम्राट रोम सम्राटों की लंबी कतारों में दूसरा था, प्रिंसपेट की स्थापना करने वाले ऑगस्टस का अपना पुत्र नहीं था, किंतु सत्ता का सहज परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए ऑगस्टस ने उसे गोद ले लिया था। प्रथम 2 शताब्दियों में अन्य देशों के साथ युद्ध भी बहुत कम हुए और ऑगस्टस से टिबेरियस द्वारा प्राप्त किया गया साम्राज्य पहले ही इतना लंबा चौड़ा था कि इसमें और अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं थी। वास्तव में ऑगस्टस का शासनकाल शांति के लिए याद किया जाता है, क्योंकि इस शांति का आगमन दशकों तक आंतरिक संघर्ष और सदियों की सैनिक विजय के बाद प्राप्त हुआ था। साम्राज्य के प्रारंभिक विस्तार में एकमात्र अभियान सम्राट त्राजान ने 113 से 17 ईस्वी में चलाया, जिसके द्वारा उसने फरात नदी के पार के क्षेत्रों पर निरर्थक कब्जा कर लिया था। लेकिन उसके उत्तराधिकारियों ने इन इलाकों को छोड़ दिया। सम्राट त्राजान का स्वप्न भारत की विजय। तत्पश्चात भयंकर भूकंप से पीड़ित एंटिओक में सर्दियों के बाद 115 से 16 यानी कि 116 में त्राजान फरात नदी के रास्ते आगे की ओर बढ़ता हुआ पार्थियन की राजधानी टेसिफून तक चला गया और फिर वहां फारस की खाड़ी के सिरे पर पहुंच गया। कैसियस डियो के अनुसार वहां पर वह भारत की ओर जाने वाले किसी वाणिज्यिक पोत को ललायत नजरों से देख रहा था और चाह रहा था कि काश वह सिकंदर जैसा जवान होता। उसके बाद इसमें देखो साइड में दिया गया है निकटवर्ती पूर्व। रोमन साम्राज्य के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में रहने वाले जो लोग थे, उनकी दृष्टि से निकटवर्ती पूर्व का मतलब था कि भूमध्य सागर के बिल्कुल पूर्व का इलाका। मुख्य रूप से सीरिया था, उनमें फिलिस्तीन था और मेसोपोटामिया के प्रांत थे जो रोमन साम्राज्य के हिस्से थे, और मोटे तौर पर आसपास के अक्षेत्र जैसे अरब। इस काल की एक विशेष उपलब्धि ये रही कि रोमन साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन का क्रमिक रूप से विस्तार हुआ। इसके लिए अनेक आश्रित राज्यों को रोम के प्रांतीय राज्य क्षेत्र में मिला लिया गया। निकटवर्ती पूर्व ऐसे राज्यों से भरा पड़ा था, लेकिन दूसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक जो राज्य फरात नदी के पश्चिम में पड़ते थे, उन्हें भी रोम द्वारा हड़प लिया गया। प्रासंगिक तौर पर यह उल्लेखनीय है कि ये राज्य अत्यंत समृद्ध थे। उदाहरण के लिए हेराड के राज्य से प्रति वर्ष 54 लाख दिनारियस सोने के सिक्के होते थे, जो 4.5 ग्राम का होता था। चांदी के सिक्के होते थे। लगभग 1,25,000 किलोग्राम सोने के बराबर आमदनी उनकी होती थी, लगभग 54 लाख जो दिनारियस थे। वास्तव में इटली के सिवाय, जिसे उन शताब्दियों में प्रांत नहीं माना जाता था, साम्राज्य के सभी क्षेत्र प्रांतों में बटे हुए थे।
केवल इटली नहीं बटा हुआ था, उनसे कर वसूला जाता था। दूसरी शताब्दी में जब रोम और चरमोत्कर्ष पर था, जब रोम को अपनी पूरी यानी कि बहुत अच्छा समृद्ध जब बन गया था रोम, तो रोमन साम्राज्य स्कॉटलैंड से आर्मेनिया की सीमाओं तक और सहारा से फ्रात और कभी कभी उससे भी आगे तक फैला हुआ था। यह सच है कि उन दिनों शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उनकी सहायतार्थ आज जैसी कोई सरकार नहीं थी। तो फिर यह प्रश्न उठता है कि सम्राटों के लिए इतने लंबे चौड़े और तरह तरह के इलाकों पर नियंत्रण रख पाना कैसे संभव हुआ, जिनकी आबादी दूसरी शताब्दी के मध्य में लगभग 6 करोड़ तक पहुंच गई थी। इस प्रश्न का उत्तर साम्राज्य के शहरीकरण में खोजा जा सकता है, क्योंकि उस समय शहरीकरण हुआ था। संपूर्ण साम्राज्य में दूर दूर तक अनेक नगर स्थापित किए गए, जिनके माध्यम से समस्त साम्राज्य पर नियंत्रण रखा जाता था, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य पर एक साथ नियंत्रण रखना भी मुश्किल था। भूमध्य सागर के तटों पर स्थापित बड़ी शहरी केंद्र कार्थोज था, सिकंदरिया था, एंटियोक था, इनमें सबसे बड़े थे। साम्राज्यिक प्रणाली के मूल आधार थे ये। इन्हीं शहरों के माध्यम से सरकार प्रांतीय ग्रामीण क्षेत्रों पर कर लगाने में सफल हो पाती थी, जिनसे साम्राज्य को अधिकांश धन संपदा प्राप्त होती थी। इसका अर्थ ये हुआ कि स्थानीय उच्च वर्ग रोमन साम्राज्य को कर वसूली और अपने क्षेत्रों के प्रशासन के कार्य में सीधे रूप से सहायता करते थे। इटली और अन्य प्रांतों के बीच सत्ता का आकस्मिक अंतरण वास्तव में रोम के राजनीतिक इतिहास का एक अत्यंत रोचक पहलू रहा है। दूसरी और तीसरी शताब्दियों के दौरान अधिकतर प्रशासक तथा सैनिक अफसर इन्हीं उच्च प्रांतीय वर्गों में से होते थे। इस प्रकार उनका एक नया संभ्रांत वर्ग बन गया था, जो सेनेट के सदस्यों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि उसे सम्राटों का समर्थन प्राप्त था। जैसे जैसे ये नया समूह उभर कर सामने आया, तो सम्राट गैलिनस, जो जिसका शासन रहा है 253 से 268 तक, उन्होंने सैनिकों को सैनिक कमान से हटाकर इस नए वर्ग के उद्देश्य को सुदृढ़ बनाया। नया वर्ग था संभ्रांत वर्ग। ऐसा कहा जाता है कि गैलिनस ने सेनेटरों को सेना में सेवा करने और इस तक पहुंच रखने पर पाबंदी लगा दी थी, ताकि साम्राज्य का नियंत्रण उनके हाथों में न जा पाए। संक्षेप में, पहली शताब्दी के बाद वाले वर्षों में और दूसरी शताब्दी के दौरान तीसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सेना तथा प्रशासन में अधिकाधिक लोग प्रांतों के लिए जानने लगे, क्योंकि इन क्षेत्रों के लोगों को भी नागरिकता मिल चुकी थी, जो पहले इटली तक ही सीमित थी। सेनेट पर कम से कम तीसरी शताब्दी तक इतावली मूल के लोगों का प्रभुत्व बना रहा, लेकिन बाद में प्रांतों के लिए सेनेटर बहुसंख्यक हो गए। इन प्रवृत्तियों से ये पता चला कि साम्राज्य में राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से इटली का पतन हो गया और भूमध्य सागर के अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध और शहरीकृत भागों, जैसे कि स्पेन के दक्षिणी हिस्सों, अफ्रीका और पूर्वी भागों में नए संभ्रांत वर्ग उदय हो गए। और रोम के संदर्भ में नगर एक ऐसा शहरी केंद्र था जिसके अपने मजिस्ट्रेट होता था, अपनी नगर परिषद होती थी और अपना एक सुनिश्चित राज्य क्षेत्र होता था, जिसमें उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कई गांव शामिल होते थे। इस प्रकार किसी शहर के अधिकार क्षेत्र में कोई दूसरा शहर नहीं आता था, किंतु उसके तहत कई गांव उसमें शामिल होते थे। आमतौर पर शाही अनुकंपा के कारण गांव का दर्जा बढ़ाकर, यानी कि उसकी शान और शौकत देख करके, उसका फलना फूलना देख करके गांव का दर्जा बढ़ाकर तो उनको शहर बना दिया जाता था, और शहरों का अगर विकास नहीं होता तो उनको गांव का दर्जा भी दे दिया जाता था। किसी शहर में रहने का लाभ यही था कि खाने की कमी और अकाल के दिनों में भी इसमें ग्रामीण इलाकों की तुलना में बेहतर सुविधाएं प्राप्त होने की संभावना रहती थी। आगे हम ये डॉक्टर गैलेन के अनुसार जो दिया गया वो कल करेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।